अराउंड 5 टाइम रिवीजन हो गया था पूरा सिलेबस का। मुझे बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे एक्चुअली नोट्स पे ही डिपेंड रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस लोग पता नहीं कौन लोग हैं जो कर रहे हैं ये सब, मैं नहीं पढ़ पाया। हाँ, हम नहीं पढ़ पाए। हम चाहते हैं कि आप पढ़े। फार्मासिस्ट और प्लेसमेंट के बीच में आपने प्लेसमेंट ही क्यों चुना? तो इंटर्नशिप वगैरह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर और प्लेसमेंट सीरीज की श्रृंखला में हमारे आज के वीडियो के गेस्ट हैं प्रभाकर सेठ। हेलो, वेलकम टू दी जीपैट मेंटर यूट्यूब चैनल। प्रभाकर, मैं चाहूंगा प्रभाकर कि आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें, उसके बाद सवाल जवाब हम शुरू करते हैं। So first of all, I want to say thanks to GPAT Mentor for giving me this opportunity. My name is Prabhakar Seth and I am from Gwalior, Madhya Pradesh. Recently, I have completed my Master of Pharmacology from IIT BHU Varanasi, and currently I am working as a faculty trainee in Allen Career Institute. And in my GPAT, I got 139 rank, and in IIT entrance exam, my rank was 9. And I had also qualified MP pharmacist exam in. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्लेसमेंट प्रभाकर। मेरा एक बहुत ही साधारण सा सवाल होने वाला है आपसे। आपने कहा कि आप एमपी फार्मासिस्ट का एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं, तो फार्मासिस्ट और प्लेसमेंट के बीच में आपने प्लेसमेंट ही क्यों चुना? फार्मासिस्ट जो कि एक गवर्नमेंट स्टेट लेवल की जॉब है, ग्रेड पे 5 होगा होपफुली उसमें, उस जॉब को क्यों नहीं चुना और आपने प्लेसमेंट जो है हमारा आईआईटी बीएचयू से, उसको आपने चुनने की कोशिश करी? ये जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा एमपी फार्मासिस्ट क्वालिफाइड हो चुका था, बट ड्यू टू सम डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था उस टाइम पर मेरा फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नहीं आया था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई डिडंट गेट दैट जॉब। सो मेरी एक सजेशन है सब लोगों को, जो भी गवर्नमेंट का प्रिपेयर कर रहे हैं, एम्स हो, आर्मी फार्मासिस्ट हो, कोई भी फार्मासिस्ट हो, तो प्रिपरेशन करने से पहले अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मैं पूरा मेरा रैंक अच्छा था, मैं पूरा सिलेक्ट हो चुका था, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया, बट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे नहीं लिया। फिर मैं प्लेसमेंट की तरफ मैंने फोकस करना स्टार्ट किया, बिकॉज आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन दैट टाइम। और फिर मैंने एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन लिया, प्रिपेयर किया उसके लिए, देन आई गॉट सिलेक्टेड इन एलन। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि प्रभाकर फार्मा सेपियंस के स्टूडेंट हैं और जीडीसी के नहीं हैं, तो कमेंट बॉक्स में कुछ बोलना हो तो बोलिएगा, बाकी रिप्लाई धड़ाधड़ मिलेगा। फार्मा सेपियन फैंस, यू आर अलाउड टू गो ऑल आउट इन द कमेंट्स। वर्सेस जीडीसी देखते हैं, कुछ होता है तो ट्राई करता हूं मैं। तो बाकी आपकी फैन फॉलोइंग प्रभाकर जी यहाँ पे आईआईटी में भी काफी अच्छी रही है, देखते हैं इस वीडियो में भी कितनी अच्छी रहती है। चलिए कुछ सीरियस सवाल इसके अलावा, खैर पुराना वाला भी सीरियस ही था, दाग तो अभी तक रह गया है सरकारी काम ना मिलने का। तो अभी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ साथ क्या अभी भी प्रिपरेशन चल रही है गवर्नमेंट एग्जाम्स की? एक सवाल तो ये रहेगा। दूसरा सवाल ये रहेगा कि आप एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आते हैं, अभी रिसेंट सिनेरियो में आपको चेन्नई शिफ्ट करना पड़ा है, तो कोई डिस्टरबेंस ऐसा कोई चेन्नई में रहने में लैंग्वेज बैरियर कितने हद तक डेली लाइफ पे इफेक्ट कर रहा है आपके, मैं ये जानना चाहूंगा। तो अभी मैं पूरा फोकस एलन पे ही कर रहा हूँ, अभी मैं किसी अदर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसी में अपना करियर आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एंड फॉर चेन्नई आई वांट टू से, लोग जितना बोल रहे हैं कि लैंग्वेज बैरियर है, ऐसा है, लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बट मैं अभी रह रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है। लोग वहाँ पे हिंदी बोलने का ये है इशू कि वो लोग पूरा, उनका जो मदर टंग है वो तमिल है, तो उनको इशू होता है, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी, इन इंग्लिश। सो ये सही है कि हम भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी पूरा तरीके से उनको डिपेंड रहे उन पे कि वो लोग हिंदी बोलें या फिर वो लोग इंग्लिश बोलें। वी कैन ऑल्सो ट्राई। तो ये कोई बात नहीं होती, बस लोग पता नहीं कौन लोग हैं जो कर रहे हैं ये सब। मैं रह रहा हूँ चेन्नई में, मैं देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस सब चीज़ें कर रहा हूँ, मुझे ऐसा अभी तक कुछ देखने नहीं मिला। बहुत लविंग लोग हैं वहाँ के, बहुत अच्छे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, खाना वगैरह सब सही है। हाँ, एक और जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की रहती है कि वेजिटेरियंस के लिए चेन्नई अच्छा नहीं है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। फॉर वेजिटेरियंस पीपल चेन्नई इज गुड। प्रभाकर, जैसे मैंने व्यूअर्स को बताया कि आप फार्मा सेपियंस के स्टूडेंट हैं, कैसे तैयारी डिफरेंट है फार्मा सेपियंस की? आपके अगल बगल में जीडीसी के बच्चे हैं या और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, जब आपकी बात होती है तो आपने तैयारी कैसे करी है? हाउ इट इज डिफरेंट
फ्रॉम द मास दैट इज कमिंग टू IIT BHU, जो कि डिफरेंट जगह से पढ़ के आता है, तो कैसे आप जस्टिफाई करना चाहेंगे? हालांकि आपकी रैंक जरूर जस्टिफाई करती है आपके मेहनत को, शिद्दत को, एंड ऑल्सो MP फार्मासिस्ट वाले रैंक, MP फार्मासिस्ट के क्वालिफिकेशन भी जस्टिफाई करता है इन सारी चीजों को। लेकिन मैं चाहूंगा आप अपने खुद के दरमियान से एक झांक कर एक बार बताएं कि कैसे फार्मा सेपियंस इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ फार्मा स्टूडेंट्स। तो फार्मा सेपियंस का मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने पूरा डिपेंड रह के फार्मा सेपियंस से प्रिपेयर किया है। मतलब लोग बोलते हैं कि अदर बुक पढ़ना चाहिए, KD त्रिपाठी एंड ऑल, बट इन माय केस मुझे बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मुझे एक्चुअली नोट्स पे ही डिपेंड रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं नोट्स पे ही रहा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई बंदा बुक्स ना पढ़े, ये नहीं करे, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है, बट मेरी कैपेबिलिटी नोट्स की थी, तो मैं पूरी तरह से वहीं डिपेंड रहा। मैंने ज़्यादा कहीं बाहर नहीं गया, उन्हीं का टेस्ट सीरीज लगाया, किसी ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे भी नहीं गया मैं। तो मेरा पूरा डिपेंडेंसी उन्हीं पे था। बस नंबर ऑफ रिवीजन मेरे अच्छे थे। मतलब GPAT के टाइम पे, जब GPAT का एग्जाम मैं देने गया, उस टाइम पे मेरा अराउंड 5 टाइम रिवीजन हो गया था पूरा सिलेबस का, और नाइपर तक वो 6 to 7 तक पहुंच चुका था। तो मैं नंबर ऑफ रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करता था, और बाकी बुक्स रीडिंग वगैरह पे इतना नहीं। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, देयर इज नो अदर यूट्यूब चैनल दैट इज एज रॉ एंड दैट स्पीक ट्रुथ एज मच एज GPAT मेंटर। मैं चाहूंगा कि आप व्यूअर्स अपने फ्रेंड सर्कल में इसे एक सीक्रेट ना रखें, दूसरों का भी भला करें, उन्हें भी ये चैनल शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी सवालात हों हमसे, हमारे गेस्ट से, या फिर कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, जवाब जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं इसी इंटरव्यू में आगे। प्रभाकर, 2 साल जो आपने IIT में बिताए हैं, कैसा रहा है माहौल? IIT का कैसा है? और यूजुअली ये सवाल में सब लोग पार्टी और स्पोर्ट्स और ये सारों के आसपास में इर्द गिर्द रहता है, लेकिन एक जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे बच्चों की, जो अलग अलग बच्चे आए हैं, M फार्मा से भी अलग, मैं BTech, MTech और PhD की भी बात कर रहा हूँ, वो कैसे मतलब ओवरऑल थिंकिंग प्रोसेस मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करती है, मैं वो चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। सो कोर्स करिकुलम की अगर मैं बात किया जाए, क्योंकि जो कोर्स होता है वही जो है इम्पैक्ट डालता है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे किसी भी स्टूडेंट की। तो कोर्स करिकुलम जो देखा जाए, IIT का कोर्स करिकुलम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, चिल है। मतलब लाइक यू विल गेट इनफ टाइम फॉर, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स, यू विल गेट इनफ टाइम। ओके, और लोग फ्रेंडली हैं, प्रोफेसर्स भी इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, इतना नॉर्मल। बाकी तो फिर रहते ही हैं सभी प्रोफेसर, बट नॉर्मल हैं। और फिर जो PhDs हैं या जो BTech स्टूडेंट्स हैं, सारे कोऑपरेटिव हैं, सारे हेल्पफुल हैं। जो ओवरऑल जो बर्डन है जो कोर्स करिकुलम का, वो यहाँ के स्टूडेंट पे इतना नहीं है, जो कि उनके डेवलपमेंट में, उनके जो ग्रोथ है उसमें बहुत हेल्पफुल है। इंटर्नशिप वगैरह, जैसे आपने बताया कि ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे, तो इंटर्नशिप वगैरह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? IIT BHU वर्सेस नाइपर, या फिर नॉर्मली सिर्फ IIT BHU की ही बात कर लें, तो इंटर्नशिप के बारे में क्या कहना है? प्रोफेसर जाने देते हैं, नहीं जाने देते हैं, या ऐसा कुछ? तो इंटर्नशिप का सीन ये है कि इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोफेसर। ओके, क्योंकि कुछ प्रोफेसर जाने देते हैं, कुछ प्रोफेसर नहीं जाने देते हैं। तो अगर आपके प्रोफेसर अच्छे हैं, वो मतलब कोऑपरेटिव हैं, तो वो जाने देंगे, कोई इशू नहीं है। बट कुछ कुछ होते हैं जो नहीं जाने देते, तो फिर कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट ये है कि जो नहीं जाने दे रहे हैं, उनकी लैब्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं, जो कि आपको एक इंटर्नशिप जैसा ही, इंटर्नशिप से भी ज़्यादा अच्छा आप सीख सकते हैं वहाँ। अपना प्रोजेक्ट तो आपको अपना प्रोजेक्ट अच्छे से करेंगे आप बस। ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर है यहाँ पे, इंक्लूडिंग अगर हम PhDs को इंक्लूड कर लें, अगर हम प्रोफेसर्स को इंक्लूड कर लें, और जो आसपास के डिपार्टमेंटल लेवल पे जो इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी है IIT BHU के अंदर, वो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बनाती है आपके रिसर्च एरिया में ग्रोथ के लिए। यहाँ का CIF बहुत ही अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नाइपर का CIF या फिर वहाँ की इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी या फिर वहाँ के ग्रोथ फैक्टर कम है, लेकिन जो हमने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे, जो ग्रोथ फैक्टर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग है आपके खुद के ग्रोथ के लिए। मैं होपफुली आप एग्री करेंगे इससे, प्रभाकर। बिल्कुल। तो
मैंने रश्मि का भी वीडियो डाला है यूट्यूब चैनल पे, और उनका भी प्रोसेस सेम रहा है एलन फैकल्टी। तो मैंने उनसे तो नहीं पूछ पाया था कि उन्होंने डेमो में क्या पढ़ाया था। आपने डेमो में क्या पढ़ाया था एलन में, और आपका हिट रेशियो क्या था? मैं ये जानना चाहूंगा कि एलन से पहले भी किसी इंस्टीट्यूट में आपने मतलब प्लेसमेंट के लिए आपने खुद को विलिंगनेस प्रोवाइड की थी ऑन दी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पोर्टल ऑफ आईआईटी, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। एलन वॉज माई फर्स्ट कंपनी फॉर प्लेसमेंट। तो मेरा जो फर्स्ट कंपनी था उसी में हो गया। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबका ऐसा हो जाएगा, बस इसमें कुछ लक फैक्टर भी कभी कभी काम करता है। तो इसमें मेरा हो गया। एंड फॉर डेमो मुझे याद है कि मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाया था, एंड द अदर थिंग लंग्स पढ़ाए थे, एंड देन यूरिनरी सिस्टम, हाँ ये भी मैंने पढ़ाया था। तो 3 सिस्टम मैंने पढ़ाए थे। और प्रोजेक्ट का वो लोग इतना नहीं पूछते हैं, प्रोजेक्ट का वो लोग थोड़ा लिटिल बिट ही पूछते हैं, क्योंकि उनको इतना प्रोजेक्ट से ज़्यादा मतलब लेना देना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमें नीट स्टूडेंट को पढ़ाना है। और प्रोजेक्ट जो होता है वो इसके एडवांस लेवल होता है, तो इतना आपको वो इशू नहीं आएगा। आप अगर फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो आपको बहुत कम इशू आना है सिलेक्ट इंटरव्यू डेमो वगैरह देने में, क्योंकि बेसिक एनाटॉमी तो आप पढ़ के ही आते ही हैं 12th क्लास में, तो वहाँ इतना इशू नहीं होता है। प्रभाकर, यहाँ मैं आपकी टांग खींचना चाहूंगा, मौका मिला है मुझे। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 12वीं क्लास का पढ़ा हुआ कंटेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद था, या फिर आप उसके लिए तैयारी करके गए थे? और आपने बताया बहुत ही टफ सब्जेक्ट टॉपिक्स बताए हैं भाई, मैं तो ऐसे सोच ना पाऊँ। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फैशिया, मायोग्लोबिन, O2, ए लाइन, जेड लाइन, ये सारी चीजें आपने कितने मिनट का डेमो लिया था सर? और यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, यूटीआईज के बारे में बताया, यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताया, और लंग्स के बारे में बताया। खैर लंग्स के बारे में तो सभी पढ़ते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च वर्क लंग कैंसर में होता है। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। लंग कैंसर के बारे में रिसर्च वर्क थोड़ा बहुत पढ़िए, यू विल बी अहेड इन द क्लास। रीड अबाउट पार्किंसन, रीड अबाउट अल्जाइमर। वो अलग बात है कि मैं नहीं पढ़ पाया। हम नहीं पढ़ पाए, हम चाहते हैं कि आप पढ़े। सो और इंजॉयबल बनाने के लिए कुछ और आप ऐड करना चाहें इस इंटरव्यू के अंदर? हालांकि हमने प्लेसमेंट का ओवरऑल सारा सिनेरियो कवर अप कर लिया है, और यदि आपके कोई भी सवाल है तो हमारे गेस्ट से, हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कुछ और ऐसा जो कि आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में छूट गया है मेरी नादानियों की वजह से, तो आप ऐसा ऐड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अगले 1 मिनट आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। और स्पेशली जीपैट में आपकी 139 रैंक है, रश्मि ने बताया ही 18 रैंक होने के बाद कि कैसे। अगर आपने रश्मि का वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक बॉक्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप प्लीज उसे जाकर देखिए। और भी प्लेसमेंट के वीडियोस हैं, पूरी प्लेसमेंट सीरीज है, 8 से 9 वीडियो है, आप उन्हें भी देखिए। प्रभाकर, मैं चाहूंगा कि एट द एंड आप जो जीपैट एस्पिरेंट्स है, जो आने वाला जो जीपैट है अगले साल जून जुलाई में होने वाला है, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। एक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम अ सीनियर, प्रभाकर सेठ। तो जो आने वाला जीपेट है, तो उसके लिए मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं ना कि एक जैसे मटेरियल मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, नहीं भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो लोग एन नंबर ऑफ मटेरियल देखने का ट्राई करते हैं, ये भी मैं पढ़ लूंगा, ये भी मैं पढ़ लूंगा। बट पढ़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फॉर नॉलेज यू कैन रीड, बट आप कितना मेमोराइज करके रख सकते हो उस चीज़ को, कितने टाइम तक रख सकते हो, क्योंकि जब पेपर का टाइम आता है, जब 1 मंथ बचा होता है ना लास्ट का, तब आपको बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि इतना सब जो आपने पढ़ा है पूरी साल भर, उसको रिवीजन में लाना, उसको रिवीजन करते रहना, उसको दिमाग में रखना, वो बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। तो मेरा मन बोलना यही है, एडवाइस यही है कि पढ़ो उतना जितना याद रख सको, जितने पे तुम कॉन्फिडेंटली टिक कर सको उन आंसर्स पे। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ रहे हो, ये पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा मतलब याद नहीं रख पा रहे हो ज़्यादा टाइम तक, तो उतना ही पढ़ो, भले और नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा ही रखो, जिससे क्योंकि वहाँ जाके आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैं जो क्वेश्चन करके आया हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से मेरा निकल जाएगा, जीपैट रैंक मेरी ये आ जाएगी। एक अप्रोक्सीमेट आप एक वैल्यू लगा सकते हो कि हाँ इतनी रैंक मेरी आ सकती है। और बाकी स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा मत लो, नॉर्मल एग्जाम ही इतना कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये थे हमारे गेस्ट प्रभाकर सेठ। आपने सुना प्रभाकर सेठ को हमारे चैनल के माध्यम से। मुझे लगता है मैं बहुत ही अच्छा रिपोर्टर बन सकता हूँ। क्या आप इस बात की सत्यता को प्रमाणित करना चाहेंगे? मैं प्रभाकर सेठ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें इसके बारे में। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जीपैट मेंटर सर।
So सर प्लीज please like, share Share. and subscribe to GPAT Mentor.